नमस्कार। निराला की लंबी कविताएं, इन पर विचार विमर्श हम करते हुए राम की शक्ति पूजा पर हमने चर्चा की थी। राम की शक्ति पूजा, जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक हिंदी काव्य, बल्कि पूरा हिंदी काव्य उसमें, और विश्व काव्य के स्तर की कविता उसको कहा जाता है। वास्तव में वह एक विलक्षण कविता है और एक सुनिश्चित विचार तत्व के साथ, उद्देश्य के साथ, समकालीन परिस्थितियों की व्याख्या करने वाली, उसको उद्घाटित करने वाली ऐसी कविता जो राम और रावण के संघर्ष को लेकर कवि हमारे समक्ष प्रस्तुत करता है। लेकिन जो मन का द्वंद्व है कवि के, जिसमें वो सत्य और असत्य के संघर्ष को, सात्विक और तामसिक के संघर्ष को, न्याय और अन्याय के संघर्ष को वो चित्रित करते हैं, वही निराला दूसरी लंबी कविता तुलसीदास नाम से लिखते हैं। तुलसी जो रामचरितमानस के प्रणेता हैं, जिन्होंने रामचरितमानस के सृजन से अपनी कवि धर्मिता का, अपने कवि रूप का, विलक्षण कवि रूप का परिचय दिया है। वह भी एक आख्यान मूलक, कथात्मक, कथामूलक लंबी कविता तुलसीदास मानी जाती है, और वो भी एक अद्भुत, एक नई तरह की कविता के रूप में हिंदी जगत में स्वीकृत हुई है। तुलसीदास कविता का जो महाकाव्योचित औदात्य है वह वास्तव में स्तुत्य है, प्रशंसनीय है। एक गांभीर्य उत्पन्न करते हैं निराला इस कविता के माध्यम से, और तुलसीदास का जो चरित्र है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसको वो हिंदी जगत के सामने उद्घाटित करते हैं अपनी सृजनात्मक कल्पना के माध्यम से। तुलसीदास कविता में आत्ममंथन का पुट महत्वपूर्ण है। कविता का आरंभ सांस्कृतिक सूर्य के अस्त होते हुए कलात्मक चित्र द्वारा कवि करते हैं। भारत के नवका प्रभापूर्व शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्त तूर्य दिगमंडल, उर्के आसन पर शिरस्त्राण शासन करते हैं। मुसलमान है उर्मिल जल, निश्चल प्राण पर शतदल, निश्चल प्राण पर शतदल। अब ये जो उस युग की परिस्थितियां हैं, आज़ादी से पहले का जो भारतीय समय था, जो दौर था, भारतीय सांस्कृतिक धरोहर पर, विरासत पर जो आक्रमण हुए थे, उन सब को ध्यान में रखकर तुलसीदास कविता के माध्यम से महाकवि निराला जो सांस्कृतिक सूर्य के अस्त होने का कारण भी बताते हैं प्रतीकात्मक रूप में। दासता स्वीकार करने वाले राजपूतों को लक्ष्य करके कवि ने बहुत तीखा, प्रखर व्यंग भी किया। वो जो स्वार्थ केंद्रित दासता स्वीकृति की गाथा है, उसको वो चित्रित करते हैं। भारत के उड़के राजपूत उड़ गए आज वे देवदूत, जो रहे शेष नृपवेश सूत बंदीगण। ये जो राजपूताना शान थी, उसने जब दासता स्वीकार कर ली तो जो गौरव था, जो यश था, वो सब हवा हो गया, वो सब उड़ गया। इसलिए कवि उस भौगोलिक परिवेश को, उस सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों को केंद्र में रखकर, और जो हमारे शासक थे, राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, उनके आचरण व्यवहार को लेकर कवि उनकी एक तरह से विवेचना करते हैं। तुलसीदास कविता के माध्यम से जो संवेदनात्मक पक्ष हैं, उनको महाकवि निराला उभारते हैं, उकेरते हैं, और उसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण बिंदु जिसकी तरफ वो ध्यान आकृष्ट करते हैं, हिंदुओं या भारतीयों का सांस्कृतिक पतन। ये एक बड़ी वेदना, एक बड़ी पीड़ा है निराला की। क्यों हुआ? जो हिंदू जाति थी, जो भारतीय संस्कृति थी, जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य थे, जो हमारी अतीत की गौरव गाथाएं थीं, जो हमारा एक सांस्कृतिक उज्जवल इतिहास था, वो कहाँ चला गया? वो क्यों चला गया? उसकी उपेक्षा कैसे हुई? किसने की? और उसके प्रति जो दायित्व बोध था, उससे हमारे राजे और रजवाड़े ये क्यों दूर चले गए? इनकी विवेचना। प्रकृति की रमणीय छटा, जो प्राकृतिक सौंदर्य है भारत का, जो ईश्वर प्रदत्त है, जो बहुत से
संसाधन प्रकृति के माध्यम से हमें मिलते हैं, और जो प्रकृति के अवयवों का, प्रकृति के तत्वों का जो सौंदर्य पूरी सृष्टि में बिखरता है, पूरे देश में बिखरता है, उसको भी एक कवि हृदय संस्पर्श करता हुआ अपनी कविता के साथ जोड़ता चलता है। पत्नी के प्रति जो रति भाव है उसको भी केंद्र में रखकर तुलसीदास के व्यक्तिगत और पारिवारिक जीवन को, उनके चारित्रिक वैशिष्ट्य को केंद्र में रखकर कवि चर्चा करते हैं। जगत या राम के प्रति उन्मुखता, ये किसकी तरफ उन्मुख होने की आवश्यकता है, तो वह जो भारतीय दर्शन में जिसकी चर्चा बार बार की गई है उसी को केंद्र में रखकर इसमें विवेचित करने का प्रयास किया है। तुलसीदास के संवेदनात्मक मूल्यांकन के पश्चात यह कहा जा सकता है कि यह रचना अपनी उदात्तता, भाव प्रवणता, नाटकीयता, तनाव, अन्विति, अंतहीन अंत अर्थात लंबी कविता के रचना विधान के समस्त मानदंडों पर श्रेष्ठ दृष्टांत प्रस्तुत करती है। इसमें कोई संशय नहीं कि महाकवि तुलसीदास के माध्यम से जिन बिंदुओं को, जिन वैचारिक तत्वों को और समाज और संस्कृति के जिन उपेक्षित पक्षों को कवि निराला उजागर करते हैं, वह इस लंबी कविता की संरचना का मूल आधार बनते हैं। उसमें भाव प्रवणता भी है, क्योंकि जो तुलसीदास हैं उनका जो पत्नी प्रेम है उसकी बात भी उठाई है, रतिभाव उनके प्रति, और उन सबको एक उदात्त धरातल पर ले जाकर विवेचना का विषय बनाते हैं। और नाटकीयता, क्योंकि लंबी कविता की एक बड़ी विशेषता है, और तनाव उसकी प्रेरणा बनती है। आंतरिक अन्विति, आंतरिक लय उसे गति देती है, और कविता खत्म होकर भी लगे कि खत्म नहीं हुई तो उसमें से कुछ और प्राप्त करने, कुछ और मनन चिंतन करने, कुछ और विमर्श करने की इच्छा बनी रहती है। इन सब के आधार पर हम देख सकते हैं कि तुलसीदास कविता निराला की सृजनशीलता, और सृजनशीलता भी वो जो वास्तव में विलक्षण है, वो जो ईश्वर प्रदत्त है, वो उसका प्रमाण बनती है। तीसरी अलग तरह के स्वर वाली, अलग तरह के विचार वाली कविता कुकुरमुत्ता है। कुकुरमुत्ता निराला की हास्य व्यंग प्रधान एक ऐसी लंबी कविता है जो आज भी हिंदी आलोचना के पटल पर संवेदनात्मक रूप में श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत करती है। कुकुरमुत्ता नाम से उन्होंने एक संग्रह भी तैयार किया, कुकुरमुत्ता कविता का शीर्षक भी है। और वास्तव में जो समाज में उन्होंने देखा, अबे सुन बे ओ गुलाब, फूल मत गर पाई खुशबू रंगो आब, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा कैपिटलिस्ट, ये जो एक वर्ग भेद, वर्ग संघर्ष है, गरीब व्यक्ति का, निर्धन व्यक्ति का, मजदूर व्यक्ति का और एक पूंजीपति का, तो खाद की तरह जिसमें से खून चूस चूस के गुलाब जो है वो इठलाता है, तो वो पूरी प्रतीक गाथा जो है उसके माध्यम से अभिव्यक्त होती है। जो लंबी कविता का स्वरूप है, सृजनात्मक तनाव के साथ, अंतहीन अंत और नाटकीयता के साथ, इनके साथ कुकुरमुत्ता को हम जब देखें तो लगता है कि व्यंग इसकी एक तीखी पैनी तलवार है इस कविता की, जो लक्ष्य अलक्ष्य, जो स्व और पर, जो दाएं और बाएं, ऊपर और नीचे, आगे और पीछे, चारों ओर चलती है, बरसती है। यानी उसका प्रहार यह नहीं देखता कि किस पर प्रहार करना है, किस पर नहीं करना। निर्भय होकर, निडर होकर पूंजीपति व्यवस्था पर शोषण करने वाली जो परिपाटी है, जो व्यवस्था है, उन पर भी निराला ये तलवार चलाते हैं। इसलिए कुकुरमुत्ता जो है वो एक प्रतीकात्मक कविता और काव्य संग्रह दोनों हम देख सकते हैं। शोषक समुदाय
पूंजीवादी समुदाय को वो फटकार लगाते हैं। और ये जो फटकार है, ये कविता को जब हम पढ़ते हैं और उसके निहितार्थ को जब हम समझते हैं, उसके बिंब विधान को जब हम समझते हैं, तो निराला की जो सृजनशीलता है, सृजन धर्मिता है, उसकी जो मौलिक कल्पना है, वो वास्तव में अद्भुत प्रतीत होती है। और जो शैली है, शैली जब गुलाब जो पूंजीपति व्यवस्था का प्रतीक है, उसको जब संबोधन किया जाता है तो किस शैली में करते हैं? अबे सुन बे गुलाब। ये जो अबे सुन बे शैली है, ये भीतर का एक रोष है, क्रोध है, जो खाद स्वरूप जो व्यक्ति हैं वो धीरे 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 अपने मन के आक्रोश को व्यक्त कर रहा है। अबे सुन बे गुलाब, भूल मत गरपाई खुशबू रंगो आब। अगर तूने आज खुशबू प्राप्त की, रंग और आब, चमक, द्युति अपने चेहरे पर प्राप्त की, क्योंकि गुलाब हम जानते हैं कि कैसे खुशबू का, सौंदर्य का, रंगों का और आभा का प्रतीक होता है। लेकिन उसको कह रहे हैं कि ये कहाँ से आया सब? खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट। वो खाद जो तेरे मूल में, तेरी जड़ में बैठी है। और ये गुलाब कैसे बना? उस गरीब वर्ग का खून चूस कर। पूंजीपति व्यवस्था का प्रतीक है गुलाब, इसलिए खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतराता है कैपिटलिस्ट, कितनों को तूने बनाया है गुलाम, माली कर रखा सहाया जाड़ा धाम, शाहों राजों अमीरों का रहा प्यारा, इसलिए साधारणों से रहा तू न्यारा। जो गरीब लोग हैं उनसे पूंजीपति का कोई रिश्ता रहता ही नहीं। वो उन्हें गरीबों को, असहायों को, निर्धनों को, मजदूरों को, किसानों को, जो पूंजीपति वर्ग है वो अपने से दूर रखता है, पद दलित रखता है, पांव के नीचे रखता है। क्यों? क्योंकि उसका जो रिश्ता है पूंजीपति समाज का, वो किससे है? अमीरों से, धनवानों से, शहंशाहों से, राजाओं से, और उन्हीं से उसका काम आगे सदता है। इसलिए गुलाब शाहों, राजाओं, अफसरों का प्रिय है। वह उच्च वर्गीय, ऐश्वर्य विलास, नाजुक मिजाजी, इन सब का प्रतीक है। हम देख सकते हैं कि गुलाब की जो जीवन शैली है, गुलाब का जो रूप स्वरूप है, उसकी जो नाजुकता और कोमलता है, उन सबको उस शहंशाही जीवन यापन करने वाली व्यवस्था और उस व्यवस्था के सभी लोगों को केंद्र में रखकर कवि इस तरह की परिकल्पना करता है। वह सर्वसाधारण से किनारा किए रहता है, कितनों को दुबला करके स्वयं मोटा होता है, कितनों का खून चूसता है, कितनों का शोषण करता है। और उसकी जो जीने की शैली है उसमें एक अहंकार, एक दंभ भी झलकता है। जो पूंजीपति है वो समाज में अहंकारी बनकर, दंभी बनकर रहता है, इसलिए उसके हाथ मदद के लिए नहीं उठते, इसलिए वो गरीबों की सहायता के लिए प्रस्तुत नहीं होता, सामने नहीं आता। इन सब बिंदुओं को प्रतीकात्मक रूप में इस कविता के माध्यम से निराला व्यक्त करते हैं। कुकुरमुत्ता सर्वसाधारण का प्रतीक है, सामान्य जीवन यापन करने वाला। ये सर्वसाधारण प्रकृति पुत्र होते हैं, स्वतः जन्म ले लेते हैं। प्रकृति पुत्र कुकुरमुत्ता जो होता है वो अपने आप पैदा हो जाता है। उन्हें ऊंचे लोगों की तरह जीवन की बड़ी बड़ी क्यारियों में विधिवत संजोकर सजाकर न कोई रोपता है न कोई पालता है। ये तो स्वतः ही उगते पलते हैं, भाग्य से, प्रकृति से, नियति से। वही जन्म देती है, वही पालन पोषण कर देती है। तो न इन्हें अपनी सेवा के लिए किसी को गुलाम बनाने की जरूरत पड़ती है, न किसी दूसरे का ये शोषण ही करते या कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि तो साधारण जीव है। तो दो प्रकार से वर्ग भेद किया, एक वो जो साधारण जीवन यापन करने वाला वर्ग है, एक वो जो भोग और विलासिता में निमग्न रहने वाला दंभी और अहंकारी वर्ग है, जो गरीबों का खून चूसता है और अपने चेहरे की चमक को, आभा को बढ़ाता चलता है। इसलिए कुकुरमुत्ता की जो मुखरता है वो गुलाब के माध्यम से पूंजीपति वर्ग पर गहरा कटाक्ष करती है। चाहिए तुझको सदा मेहरून निशा, जो निकाले इत्र रू ऐसी दशा, बहाकर ले चले लोगों की नहीं कोई किनारा, जहां अपना नहीं कोई भी सहारा, ख्वाब में डूबा चमकता हो सितारा, पेट में डंडे
पेले हों चूहे, ज़बां पर लफ्ज़ प्यारा। इस तरह हम देख सकते हैं कि लंबी कविता के रूप में कुकुरमुत्ता जो है वो कलेवर की प्रदीर्घता के कारण ही नहीं, वह तो जीवन के विविध आयामों, विविध वर्ग भेदों, प्रसंगों, संदर्भों, बिंदुओं और सबसे बड़ी बात घात प्रतिघातों में समन्वय स्थापित करते हुए वह इस भाव को प्रतिष्ठित करने वाली बड़ी अद्भुत, बड़ी विलक्षण कविता है। तो आज़ादी से पहले का यह जो भारतीय समाज है उसको और आज़ादी के बाद का जो पूंजीपति वर्ग और गरीब वर्ग है, इनके संघर्ष को कवि ने बहुत सुंदर ढंग से चित्रित किया है। चौथी और बड़ी कविता, लंबी कविता, वह सरोज स्मृति है। उसका प्रणयन भी निराला ने बड़े मन से किया। कवि हृदय जो है वो इस कविता में रुदन करता हुआ भी दिखाई देता है। पुत्री सरोज के असामाजिक निधन से विषादग्रस्त होकर कवि हमारे समक्ष इस कविता के माध्यम से आता है। हिंदी साहित्य की ये एकमात्र वैयक्तिक विपालिका है। इसमें एक पिता धनाभाव के कारण अपनी पुत्री का उचित उपचार नहीं करा पाते और असमर्थ होने पर पुत्री को काल कवलित होते हुए देखते रह जाते हैं। सरोज स्मृति आधुनिक हिंदी साहित्य का शोक गीत भी है। सरोज स्मृति शोक गीत होने के साथ साथ निराला की आत्मगाथा भी है। अनिविंश पर जो प्रथम चरण तेरा, वह जीवन सिंधु तरण, तनय लीकर दृक्पात तरुण, जनक से जन्म की विदा अरुण, गीते मेरी तजरूप नाम, वरलिया अमर शाश्वत विराम, पूरे कर शुचितर सपर्याय, जीवन की अष्टाशाध्याय। अब ये जो शोक भावना है कवि की, शोक गीत के माध्यम से, वो सरोज स्मृति में उभर कर आती है। निराला की जीवन की विपन्नता, गरीबी, संघर्ष, नैराश्य, ये सब इस कविता के माध्यम से प्रकट होते हैं। सब कुछ एक एक करके आंखों के सामने उपस्थित होते चले जाते हैं। वो अपनी विवशता को, अपनी बेबसी को इस कविता से व्यक्त करते हैं। यह केवल लंबी कविता मात्र नहीं, अपितु कविता के माध्यम से पुरानी रूढ़ियों पर, सामाजिक विद्रूपताओं पर प्रहार भी है। पिता द्वारा पुत्री के सौंदर्य का निर्लिप्त और अनुपम वर्णन, एक ही लघु कृति में अनेक तथ्यों का समावेश। ये लघु कृति इसलिए लंबी कविता होकर भी यह कोई महाकाव्यात्मक नहीं, लेकिन महाकाव्यात्मकता इसमें दिखाई देती है। मार्मिक वर्णन, निराला की आत्मकथा इत्यादि मिलकर सरोज स्मृति को बहुत ही श्रेष्ठ और वरेण्य कविता बना देते हैं। इस कविता के माध्यम से निराला का आत्मनिर्वासन विशेष रूप से उद्घाटित होता है। सरोज स्मृति में निराला की दर्दनाक दशा का दुख स्वतः व्यक्त होता है। धन्य में पिता निरर्थक था, कुछ भी तेरे हित कर न सका, जाना तो अर्थागमोपाय, पर रहा सदा संकुचित काय, लखकर अनर्थ आर्थिक पथ पर, हारता रहा मैं स्वार्थ समर। ये जो स्वार्थ का संघर्ष है, स्वार्थ का युद्ध है, इस भौतिक जगत में निराला को लगता है कि वो हार जाते हैं। क्यों? क्योंकि निर्धनता, विपन्नता उनके रास्ते में खड़ी हो जाती है। और एक पिता का जो संघर्ष है, एक पिता की जो वेदना है, एक पिता की जो उत्कट इच्छा शक्ति है, उन सब में एक द्वंद्व भी दिखाई देता है, एक संघर्ष भी दिखाई देता है। इसलिए ये जो सरोज स्मृति कविता है, ये सरोज के मृत्यु का वर्णन नहीं है। ये हमारे समाज में, हमारी संस्कृति में, हमारी राष्ट्रीय सामाजिक व्यवस्था में जिस तरह के दोष, जिस तरह की त्रुटियां, जिस तरह की विद्रूपताएं, अंतर द्वंद्व, अंतर विरोध दिखाई देते हैं, उन पर व्यंग्य भी है। इसलिए निराला बड़ी बेबाकी से, लेकिन बहुत दुख की अनुभूति के साथ इन सब का वर्णन करते हैं। इसलिए लंबी कविता के रूप में सरोज स्मृति एक श्रेष्ठ यादगार कविता है, एक शोक गीत के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित होती है। प्रकृति के चितेरे कवि के रूप में निराला ने प्रकृति
और परिवेश को अभिव्यक्त किया लंबी कविताओं में और उनको एक नया आयाम दिया। रवि हुआ अस्त ज्यों ज्योति के पत्र पर लिखा अमर, रह गया राम रावण का अपराजय समर। भारत का नभ का प्रभापूर्य शीतल छाया सांस्कृतिक सूर्य, अस्तमित आज रे तमस्तूर्य दिगमंडल। अब ये भाषा देखिए, बिंब देखिए, चित्र देखिए, कवि की परिकल्पना देखिए। इस तरह है अमानिशा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान स्तब्ध है पवन चार। अप्रतिहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर ज्यों ध्यान मग्न केवल जलती मशाल। इसी तरह मानवतावादिता, मनुष्यता को केंद्र में रखकर निराला की समस्त कविताएं, अधिकांश कविताएं मानवतावाद का बिगुल बजाती हैं और विश्व बंधुत्व की बात करती हैं, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री की बात करती हैं, भ्रातृ प्रेम के वो समर्थक बनकर आते हैं। इसलिए कहते भी हैं मानव मानव से नहीं भिन्न, निश्चय हो श्वेत कृष्ण अथवा वह नहीं क्लिन्न, भेद पर पंख निकलता कमल जो मानव का, वह निष्कलंक है कोई सर। तो काले और सफेद का भेद, कोई भेद नहीं, मनुष्य मनुष्य है। इसी तरह उनका जो भक्ति दर्शन है वो भी लंबी कविताओं में उभर कर आता है। भक्ति दर्शन के लिए वो राम कृष्ण साहित्य के अनुवादन को, उनके स्रोत को ग्रहण करते हैं। पृथ्वी शून्य, सूर्य शून्य, चंद सूर्य शून्य, तारे शून्य, जलकण शून्य, चिंगारी शून्य, हवा का आवर्त शून्य, अणु परमाणु शून्य, स्वेद अंड पिंड शून्य और प्रकृति का प्रत्येक बीज शून्य। तो ये जो चेतना है, ये जो दार्शनिक भावबोध है, ये जो राष्ट्रीयता का भाव है, अध्यात्म चेतना है, ये अद्भुत है। इसलिए राष्ट्रभक्त निराला के काव्य में हम स्वदेशी चिंतन, जो राष्ट्रीय चिंतन है, जागरण का पाठ है, वो भी देखते हैं। कहीं का रोड़ा कहीं का पत्थर, टी.एस. इलियट ने जैसे दे मारा, पढ़ने वालों ने भी जिगर पर रखकर हाथ कहा लिख दिया जहां सहारा। यानी ये जो पाश्चात्य चिंतन है या जो विदेशी प्रदेय को बड़ा मानना, स्वदेशी चिंतन और प्रदेय को उसकी तुलना में कम आंकना, ये पीड़ा का कारण कवि की बनता है। इसलिए निराला जी की जो लंबी कविताएं हैं वो वास्तव में सूर्यकांत निराला को हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। सूर्य की कांति वाले, मार्तंड की तरह दहकने धधकने वाले हिंदी साहित्य के ऐतिहासिक धरातल पर वो अपनी लंबी कविताओं के माध्यम से सदा सर्वदा याद रहेंगे। उनकी जो ज्ञान आभा है वो सदा दैदीप्यमान रहेगी। उन्होंने अपनी इन लंबी कविताओं से अपनी रचना धर्मिता का बोध कराया, भाषिक अधिकार का बोध कराया, समाज चिंतन का बोध कराया, सांस्कृतिक मूल्यों का बोध कराया, राष्ट्रीय चेतना का बोध कराया। तो कुल मिलाकर ये हिंदी साहित्य की एक बड़ी उपलब्धि है जिसको हम निराला की लंबी कविताओं के रूप में देखते हैं। लंबी कविताएं हिंदी जगत में बहुत लोगों ने लिखी। जयशंकर प्रसाद ने भी बहुत अच्छी अच्छी लंबी कविताएं, बड़ी प्रेरक लंबी कविताएं लिखी। लेकिन प्रसाद की लंबी कविताओं की वस्तु और निराला की लंबी कविताओं की वस्तु में कुछ अंतर हमें प्रतीत होता है। अभिव्यक्ति कौशल में भी, भाषा विन्यास में भी हम देख सकते हैं। ये कवियों के व्यक्तित्व को भी प्रतिबिंबित करने वाली कविताएं बन जाती हैं। तो मित्रों, इस विषय को यहीं विराम देते हैं। नए विषय के साथ आपकी समक्ष फिर उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।